क्या माइकल मोरालेस और इस्लाम महाचेव की फाइट UFC 330 में हो सकती है? हाँ जी गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि UFC 330 में इस्लाम महाचेव और इयन मचादो गैरी की फाइट होने वाली है, लेकिन माइकल मोरालेस ने अभी ये बताया है कि उन्होंने वे इन करेंगे एज ए बैकअप फाइटर फॉर इयन मचादो गैरी वर्सेस इस्लाम महाचेव फाइट। तो अगर ऐसा होगा कि उन दोनों में से कोई वे इन नहीं कर पाता है तो उनकी जगह पे माइकल मोरालेस यहाँ पे फाइट करेंगे। दूसरी बात ये कि इलिया टोपुरिया की रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रही है। उनके कोच ने यहाँ पे ये आके बताया है कि उनकी जो फेस की सारी स्वेलिंग थी वो भी चली गई है, तो हो सकता है कि वो दिसंबर तक कमबैक कर ले। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा काफ़ी फैंस और काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन गाइस, क्या आपको ये पता है कि फॉर्मर UFC फाइटर डस्टिन पोरियर को अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ जी गाइस, उन्होंने एयरपोर्ट, जो एटलांटा एयरपोर्ट था, वहां पे उन्होंने थोड़ा पब्लिक बैड बिहेवियर किया था और फिर वहां पे पुलिस को बुलाया गया था, तो उनके साथ भी उन्होंने थोड़ा इंटॉक्सिकेशन बैड बिहेवियर किया था, जिसकी वजह से उन पे इंटॉक्सिकेशन चार्ज लगा के उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे थोड़े मैसेज भी दिए हैं अपनी स्टोरी के द्वारा। लेकिन अगर आपको MMA और फाइट का असली मजा लेना है तो आप रजत MMA को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप आगे आने वाला कोई भी MMA का कंटेंट मिस ना कर पाओ। गाइस, पहले बात करते हैं माइकल मोरालेस की। गाइस, UFC 330 में इस्लाम महाचेव और इयन मचादो गैरी की एक फाइट होने वाली है मेन इवेंट में, वो भी वेल्टरवेट डिवीजन चैंपियनशिप के लिए। इयन मचादो गैरी को इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट इसलिए चांस मिला था क्योंकि उन्होंने रिसेंटली बिलाल मोहम्मद और कार्लोस प्राटिस जैसे बड़े फाइटर्स को हराया था। हालांकि वो शौकत राखमोनोव के अगेंस्ट वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने भी उनको एक अच्छी टक्कर दी थी और कहीं ना कहीं इयन मचादो गैरी इस फाइट के लिए डिजर्विंग थे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कार्लोस प्राटिस को ये फाइट मिलनी चाहिए थी, लेकिन इयन मचादो गैरी को यहाँ पे चांस मिलना एक बेकार डिसीजन मैं नहीं कहूँगा UFC का, क्योंकि इयन मचादो गैरी कहीं ना कहीं वो हाइप, कहीं ना कहीं वो सेल्स ला के दे रहे हैं UFC को। इयन मचादो गैरी अपने आप में ही एक अच्छे और एंटरटेनिंग फाइटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा शो पुटअप करेंगे इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट भी। बट गाइज, यहाँ पे बात इयन मचादो गैरी की नहीं हो रही है, बात हो रही है माइकल मोरालेस की। माइकल मोरालेस एक वेल्टरवेट डिवीजन के अनडिफीटेड फाइटर है। उनका रिकॉर्ड 19-0 का है। उन्होंने यहाँ पे आके ये बताया है कि वो चैंपियनशिप बाउट इस्लाम महाचेव और इयन मचादो गैरी के लिए वे इन करने वाले हैं एज ए बैकअप फाइटर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि बैकअप फाइटर क्या होता है, गाइस, जैसे कि दो फाइटर्स की फाइट होने वाली है और अगर कोई फाइटर अपना वेट मिस कर देता है, मतलब वेट ज़्यादा या कम हो जाता है उस डिवीज़न के हिसाब से, तो उसकी जगह पे एक बैकअप फाइटर लिया जाता है, तो वो उसकी जगह पे फाइट करता है। ज़्यादातर जो मेन इवेंट्स होते हैं उनके लिए बैकअप फाइटर्स को लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की जब फाइट होने वाली थी, तो अरमान शाहरुखियान ने एज ए बैकअप फाइटर वे इन करवाया था अपना। चांस बन जाता है कि जैसे अगर कोई फाइटर फाइट से जस्ट पहले अपना नाम पुल आउट कर लेता है किसी भी रीज़न से, तो उसकी जगह पे भी बैकअप फाइटर फाइट करता है। गैस, इस बात से हमें एक और बात पता चलती है कि जो UFC है वो माइकल मोरालेस को एक एज ए एलीट फाइटर यहाँ पे कंसीडर कर रहा है और एक अच्छा कंटेंडर के रूप से देख रहे हैं माइकल मोरालेस को। गाइस, रिसेंटली माइकल मोरालेस ने गिलबर्ट बर्न्स और शॉन ब्रैडी को राउंड 1 में डिफीट किया है। माइकल मोरालेस एक एक्सप्लोसिव बॉक्सर है। उनकी स्पीड, उनकी टाइमिंग, उनकी नॉकआउट पावर को इंक्रीज कर देता है। और गाइस, आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा कि माइकल मोरालेस वेल्टर वेट में हो के ऐसे लगते हैं जैसे मिडल वेट के फाइटर हो। उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से डिजाइंड है। बट गाइस, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, माइकल मोरालेस ने आज तक कभी भी 5 राउंड तक एक अच्छे ग्रैपलर से फाइट नहीं लड़ी है। तो मैं ये पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि अगर उनकी फाइट इस्लाम महाचेव से होती है तो किस तरह से वो फाइट जाएगी। एक टाइटल फाइट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे कमेंट्स में आके बोलने लगे कि भाई 5 राउंड्स की फाइट लड़ी है, बट मैं भाई टाइटल फाइट और एक वो भी ग्रैपलर के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे माइकल मोरालेस के लिए लगेगा, वो भी इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर के आगे। गाइस, काफी बार हमने ये देखा है कि UFC अपनी मार्केटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देता है बल्कि मेरिट के। मतलब जो फाइटर्स डिजर्विंग होते हैं उस समय फाइट के लिए, उनसे ज्यादा वो उन फाइटर्स को चांस देता है जो उनकी फाइट सेल करते हैं। अब बात करते हैं भाई इलिया टोपुरिया के बारे में। इलिया टोपुरिया, आपको याद ही होगा कि UFC व्हाइट हाउस में इलिया टोपुरिया और जस्टिन गैची की जो फाइट हुई थी मेन इवेंट में, उसमें इलिया टोपुरिया ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया था अपने फेस
फेस पे। उसकी राइट आई के आगे ज़्यादा डैमेज है, मतलब यहाँ पे जो उनकी ऑर्बिटल बोन है वो पूरी तरह से तो फ्रैक्चर्ड नहीं है, बट इतना थोड़ा उनको डैमेज हो गया है कि डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी से तो मना कर दिया कि सर्जरी नहीं होने वाली। बट गाइस खुशी की बात यहाँ पे ये है कि जो इलिया टोपुरिया का जो डैमेज हुआ था फेस पे वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। उनके ट्रेनर जेसस गैलो के हिसाब से यहाँ पे उनका जो फेस में इंजरी हुई थी, उन्होंने जो डैमेज पुट इन करा था अपने फेस पे लिया था, उसके बाद से भाई उनकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो रही है। उनके जो सारे वाउंड्स थे वो जल्दी फील हो रहे हैं और उनकी जो स्वेलिंग है वो पूरी तरह उनके फेस से जा चुकी है। तो काफ़ी हद तक फैंस का ये भी मानना है कि इस दिसंबर तक हमें इलिया टोपुरिया का कमबैक देखने को मिल सकता है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो ऑर्बिटल बोन की हीलिंग होती है उसको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं पूरा ठीक होने में, और 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगते हैं पूरी कंडीशनिंग अच्छे से हो जाने में। इस समय इलिया टोपुरिया की हालत ये है कि उनके फेस से पूरी स्वेलिंग जा चुकी है। उनके जो यहाँ पे वाउंड्स थे, थोड़ी थोड़ी चोटें लगी हुई थी, उनमें भी थोड़ा सुधार आ चुका है। अभी भी उनको यहाँ पे थोड़ी सी फेशियल सेंसिटिविटी है और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो अभी फील होगा, क्योंकि भाई 9-10 दिन हुए हैं इस फाइट को हुए हुए, तो थोड़े दिन तक तो यहाँ पे उन्हें दर्द सहना ही पड़ेगा। काफ़ी लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इलिया टोपुरिया दिसंबर 2026 में हमें देखने को मिल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा उन्हें करना भी नहीं चाहिए। उनकी टीम इतनी स्मार्ट तो है कि उन्हें पता है कि कब वो फाइट लेनी चाहिए और किसके अगेंस्ट उन्हें फाइट लेनी चाहिए। अब गाइस मेरा ओपिनियन इस बात में ये है कि अगर इलिया टोपुरिया फिजिकली पूरे ठीक भी हो जाते हैं अच्छे से, बट जो उनके मेंटल पे जो चोट लगी है, जो उनकी एक स्ट्रीक थी 17-0 की जो उन्होंने आज तक बनाई थी, जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो डिफीट नहीं होंगे, उस चीज़ से उन्हें उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो अच्छी बात भी है कि उन्हें टाइम पूरा लेना भी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे उन्हें अगले साल अर्ली 2027 में यहाँ पे उन्हें अपना कमबैक करना चाहिए, यूएफसी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी चाहिए एक अच्छी फाइट के लिए। अब बात करते हैं उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होना चाहिए। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर इलिया टोपुरिया का नेक्स्ट चैलेंजर होना चाहिए पैडी पिम्बलेट वर्सेस बेनोइट सैंडनी का जो भी विनर होगा। बेनोइट सैंडनी एक अच्छा रेसलर है और उसके बाद अगर इन दोनों की फाइट होती है, जो जीतेगा उसकी फाइट इलिया टोपुरिया से करवाई जा सकती है। हाँ, अरमान सारूकियान ने तो ये भी यहाँ पे यूएफसी को धमकी दे दी है कि अब उसको सिर्फ टाइटल फाइट चाहिए, अगर वो टाइटल फाइट उसे नहीं मिलेगी तो वो रिटायर हो जाएगा, यूएफसी छोड़ देगा। बट देखते हैं होता क्या है, यूएफसी क्या अरमान सारूकियान के आगे झुकता है। यूएफसी का यहाँ पे ये कहना है कि अगर अरमान सारूकियान को टाइटल फाइट चाहिए तो वो बस एक फाइटर लड़के, वो भी डैन हुकर जैसे फाइटर के अगेंस्ट टाइटल शॉट उसे नहीं मिल सकता, उसे एक और अच्छी फाइट जीतनी पड़ेगी तब जाके उसको टाइटल शॉट मिलेगा। अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में। भाई डस्टिन पोरियर फॉर्मर यूएफसी फाइटर, उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है। बेचारे को अरेस्ट कर लिया गया, धर लिया गया, मतलब जेल में। असल में हुआ क्या कि भाई अटलांटा एयरपोर्ट पे डेल्टा एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे एक शिकायत करते हैं पुलिस को कि भाई कोई हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। मतलब जो डस्टिन पोरियर था वहाँ के स्टाफ या फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़ से थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रहा था या फिर अनसोशल बिहेव कर रहा था उन लोगों के साथ, तो उन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं किया, पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस आती है तो फिर भाई वो वीडियो रिकॉर्ड होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि डस्टिन पोरियर बोल रहा है तुम आ जाओ मेरे साथ फाइट कर लो ये वो। तो एक कोर पुलिस वाला आता है, वो पहचान लेते हैं हालांकि कि एक फॉर्मर यूएफसी फाइटर है, बट उसके बाद भी भाई उन्हें यहाँ पे अरेस्ट करना है क्योंकि भाई लॉ सबके लिए बराबर होता है। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से भाई डस्टिन पोरियर ने यहाँ पे एयरलाइन स्टाफ पे चिल्लम चिल्ली करी थी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करी थी और वहाँ के काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने वहाँ पे चिल्ला के थोड़ी बात करी थी, जो कि एक अनसोशल बिहेवियर में काउंट होता है। एक एग्रेसिव बिहेवियर वहाँ की पुलिस ने डस्टिन पोरियर का रिकॉर्ड किया, जिसके बाद उन्हें डायरेक्टली यहाँ पे कस्टडी में ले लिया गया था। उन पे पब्लिक इंटॉक्सिकेशन का चार्ज लगाया गया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि डस्टिन पोरियर पे ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे एयरलाइन स्टाफ या पुलिस के साथ किसी भी तरह की मारपीट करी हो, मतलब असोल्ट। अब जब से डस्टिन पोरियर रिटायर हुए हैं उसके बाद से वो एकदम फ्री हो चुके हैं। एकदम फ्री भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब ज़्यादातर उनका टाइम खाली ही रहता है, अल्कोहल कंज्यूम करना, उधर इधर की चीज़ें करना। उसकी वजह से एक जो लाइफ होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उनको जो सीधे रास्ते पे आदमी चल रहा होता है वो इधर उधर भटक जाता है। जो एक डिसिप्लिन लाइफ चल रही होती है भाई वो पूरी तरह से अनडिसिप्लिन्ड हो जाती है। कहते हैं भाई अपने काम पे ध्यान दो, पूरी तरह इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इधर उधर के चक्कर में पड़ते हैं तो भाई धर लिए जाते हैं। तो मानना ये है, अब गाइस काफ़ी लोगों का मानना ये है कि जो भी उन्होंने अपनी पॉजिटिव इमेज बना के रखी हुई थी यूएफसी में, यूएफसी के बाहर, वो काफ़ी चैरिटेबल थे, अच्छे काम करते थे और काफ़ी चैरिटेबल जो मजबूर लोग होते थे उनकी मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब वो काम करते थे।
बट इस बिहेवियर के बाद ये सब बिहेवियर उनके उस एक्शन से एकदम कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट ये बिहेवियर निकल के आया है। तो डस्टिन पोरियर यूएफसी के वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टिव फाइटर्स हैं। जॉन जोन्स जैसे बड़े बड़े फाइटर्स भी जेल जा चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ पे डस्टिन पोरियर के सपोर्ट में कुछ लाइंस लिखी थी ट्विटर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर